नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गार्गी क्लासेज में। विश्व इतिहास की जो सीरीज़ चल रही है वर्ल्ड हिस्ट्री की आरएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें लास्ट वीडियो में मैंने ऐसे क्वेश्चंस बताए थे जो 20 शब्दों के हैं। आज अपन बात करने वाले हैं 50 शब्दों के क्वेश्चंस के बारे में। 50 शब्दों के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन अपने सामने, उन अनुकूल परिस्थितियों को बताइए जिनके कारण पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। सीधा सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी घुमा फिरा करके बताने की बात है नहीं। तो इसमें अपन बात करें तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, उस टाइम पर क्रूसेड्स हो रहे थे। नए नए क्रूसेड्स के बारे में मैंने बताया है लास्ट वीडियो में। इन जो यरूशलेम को लेकर के ईसाइयों और मुस्लिमों में जो युद्ध हुए उन्हें क्रूसेड्स कहा जाता है। नई नई भौगोलिक खोजें हो रही थी। इन जो पुनर्जागरण के कारण बताने हैं, इसमें भौगोलिक खोजें हुई, इससे नवीन क्षेत्रों की खोज हुई, नए क्षेत्र मिले तो नए ज्ञान का विकास हुआ जिससे नवीन दृष्टि बनी, व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ जिससे मध्यम वर्ग का उदय हुआ। जो एक राजतंत्र चलता था उस समय, उस राजतंत्र का, ये राजतंत्र को छोड़िए निरंकुश तंत्र बोल सकते हैं, ज़्यादा उपयुक्त शब्द रहेगा, उस निरंकुश तंत्र का भी पतन हो गया। और निरंकुश यदि वास्तव में समय देखा जाए तो जो सत्ता थी वो चर्च की सत्ता थी। पोप का आदेश सभी ईसाई राज्यों के लिए मानना अनिवार्य था, तो चर्च की सत्ता का लोप हो गया जिसने पुनर्जागरण के लिए ज़मीन तैयार कर दी। कुछ ऐसे शासकों की भी भूमिका रही, जैसे कुबलाई खान मंगोल शासक, जिन्होंने संरक्षण दिया, कि जो नई विधा आई इसे संरक्षण दिया। अतीत से प्रेरणा मिली, विशेष रूप से इटली के संदर्भ में ये बात कही जा सकती है। आर्थिक समृद्धि की वृद्धि हुई तो राजाओं ने संरक्षण देना चालू किया। जो कलाकार थे, जो साहित्यकार थे, ये जो विद्वान थे पुनर्जागरण के, उनको संरक्षण मिला जिससे सांस्कृतिक गतिविधियों को बल मिला। और फिर बाद में जैसा कि छापे खाने का आविष्कार हो गया, जिससे प्रतियाँ, बहुत ज़्यादा प्रतियाँ छपी, अनेक भाषाओं में छपी, देशज भाषाओं में ये इनकी प्रतियाँ छपी और आम लोगों तक पहुँची, जिससे पुनर्जागरण को और ज़्यादा बल मिला। ऐसे ही कारण अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पुनर्जागरण के उदय के क्या कारण थे, तो घुमा फिरा करके यही कारण इसमें लिखने अपने को। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण इटली में ही आरंभ क्यों हुआ। कारण यही होंगे क्योंकि जब कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण हुआ तो कुस्तुनतुनिया के लोग कहाँ गए, इटली में। क्रूसेडर्स हुआ जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में यरूशलेम को लेकर के युद्ध हुआ, तब भी ये लोग ईसाई ज़्यादातर इटली में ही बस गए थे। कुस्तुनतुनिया से आए तो विद्वान अपने साथ पुस्तक लेकर के आए। इटली में कुछ ऐसे धनी नगर थे उस टाइम पे, जैसे मिलान, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस। आप देखोगे बहुत सारे विद्वान फ्लोरेंस से निकले हैं, चाहे वो पेट्रार्क हो, लियोनार्डो दा विंची हो, माइकल एंजेलो हो, ये सारे विद्वान फ्लोरेंस से निकले हैं। तो फ्लोरेंस ने बहुत ज़्यादा इनको प्रोत्साहन दिया। फ्लोरेंस के दो ऐसे परिवार हैं, मेदाइची परिवार और स्फोरजोस परिवार, जिन्होंने कला के क्षेत्र में बहुत विकास किया। रोम, फिर भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी थी कि भूमध्य सागर व्यापार पर अपना एकाधिकार जमा रखा था इटली ने। पोप निकोलस पंचम था, उसका भी सहयोग मिला था। तो पुनर्जागरण के विद्वान आए, इनको पुस्तकालयों को, बहुत सारी पुस्तकालयों का निर्माण कराया उसने। सेंट पीटर के गिरजे का निर्माण कराया निकोलस पंचम ने। निकोलस पंचम ने रोम का, समस्त रोम का निर्माण निकोलस पंचम ने ही कराया था। वेनिस, फ्लोरेंस और मिलान में विश्वविद्यालय स्थापित करवाए। ये कुछ कारण हैं जो ये बताते हैं कि पुनर्जागरण इटली में ही क्यों आरंभ हुआ। फिर बात करते हैं पुनर्जागरण की विशेषता बताइए। तो पुनर्जागरण की विशेषता ये थी कि एक तो मानववाद, मानव के बारे में सोचने की, यानी मानव को ज़्यादा महत्ता दी गई, बजाय राज्य के, बजाय चर्च के, बजाय धर्म के। जहाँ चर्च में परलोक की बात होती थी, अभी इहलोक की और इहलोक के यथार्थ की बात होने लगी। सहज सौंदर्य की उपासनाएं होने लगी।
परंपराओं की मान्यताओं को ऐसा नहीं था कि खारिज कर दिया गया, लेकिन परंपराओं की मान्यताओं को अब सत्य की कसौटी पर परखा जाने लगा। पुनर्जागरण की एक विशेषता ये थी कि देशज भाषा में साहित्य लिखे जाने लगे, फ्रेंच में, अंग्रेजी में। तो बहुत सारी जो रीजनल लैंग्वेज थी उनके अंदर साहित्य लिखे जाने लगे। व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। ये पुनर्जागरण की कुछ विशेषताएं हैं। फिर बात आती है पुनर्जागरण एक मनोदशा थी। विवेचना कीजिए, दो शब्द हैं इसमें। एक तो मनोदशा, मानसिक रूप से किस प्रकार से एक मनोदशा थी, और शब्द है एक विवेचना। विवेचना करना है। पुनर्जागरण है तो उसका आंसर एक मनोदशा के बारे में बात करें कि किस प्रकार से मनोदशा थी। पुनर्जागरण अतीत में, यानी अतीत में रुचि जगा रहा था। एक ऐसा लग रहा था कि क्या था अपना पास्ट, रोमन संस्कृति क्या थी, प्लेटो क्या था, अरस्तु, सुकरात, इनके जो साहित्य थे उनको पढ़ने में एक रुचि जग रही थी। और फ्यूचर क्या होगा, तो अपने पास्ट को और फ्यूचर को देखने का एक दृष्टिकोण था पुनर्जागरण। जो एक चर्च ने अज्ञात सत्ता के बारे में बहुत सारी बातें की, उस अज्ञात को समझने के लिए व्यक्ति में एक रुचि जागृत हो रही थी कि वास्तव में ईश्वर, आत्मा, यानी दर्शन का विकास हुआ, ज्ञान मीमांसा का विकास हुआ, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा के बारे में जानने की रुचि बढ़ी। आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, मोक्ष क्या है, स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है। तो इनको जानने के लिए व्यक्ति की एक चेतना जागृत हुई। स्वतंत्र सोच, पुनर्जागरण ने एक स्वतंत्र सोच का विकास किया, जो अब तक बंधी हुई थी कि नहीं, आपको चर्च के आदेश के अनुसार ही चलना पड़ेगा, उसको आप ठुकरा नहीं सकते हो। यहाँ तक कि राजाओं को भी, जो ईसाई राज्य थे, उसके शासकों को भी इनका आदेश मानना अनिवार्य होता था, इनके अलग न्यायालय होता था। तो इन सब से हट करके एक स्वतंत्र सोच आई। जो उत्सुकतापूर्ण दृष्टि आई, जो एक स्वतंत्र सोच आई, उसमें भी परीक्षण के आधार पर परखा जा रहा था। उसमें भी परीक्षण, जांच और तर्क, यानी शास्त्रार्थ होने लगे, अपन ऐसा बोल सकते हैं। तर्क की कसौटी पर परखा जाने लगा। इससे क्या हुआ, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण, एक तर्क संगत दृष्टिकोण का विकास हुआ। पुनर्जागरण की दृष्टि का केंद्र बिंदु मानव था और मानव गरिमा की स्थापना पर बल दिया गया। मानव के प्रति दृष्टिकोण एक नवीन दृष्टि का परिचायक था, और इस जो नई दृष्टि आई, इसकी अभिव्यक्ति पुनर्जागरण में कला के रूप में, साहित्य के रूप में, विज्ञान के रूप में देखने को मिली। जब स्वतंत्र सोचना शुरू कर दिया तो उनको साहित्य में लिखा जाने लगा, कलाओं का विकास होने लगा, और फिर वैज्ञानिक सोच आई, विज्ञान का आविष्कार होने लगी। तो ऐसा कुछ ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेनेसा की प्रकृति बताइए। प्रकृति, नेचर कैसा था इसका। तो पॉइंट घुमा फिरा करके तो देखो ये लिखने हैं, बस लिखने का थोड़ा सा तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। यानी रेनेसा की प्रकृति मानववादी थी, मानववादी। रेनेसा मैन का सिद्धांत आ गया था। रेनेसा मैन उसे कहा जाता है जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, कि एक ही व्यक्ति में बहुत सारे, वो दार्शनिक भी था, राजनीतिज्ञ भी था, वो कलाकार भी था, साहित्यकार भी था, मूर्तिकार भी था। तो बहुमुखी प्रतिभाएं थी, जैसे लियोनार्डो दा विंची था, माइकल एंजेलो, ये रेनेसा मैन थे। पुनर्जागरण कालीन आंदोलन जो था, ये शहरी आंदोलन था। यह आंदोलन एक शहरी आंदोलन था। शहरी इसलिए था कि चर्च से दो ही लोग दबे हुए थे, एक तो शासक और दूसरे व्यापारी। शासक और व्यापारी, तो दोनों का निवास स्थान शहर में। तो यह आंदोलन जहाँ पनपा, ये शहरी आंदोलन था। ये मध्यवर्गीय आंदोलन था। ये तर्क प्रधान, रूढ़िवादी, धर्म विरोधी और सामंत विरोधी था।
देसी भाषाओं में साहित्य का विकास हुआ। जो नया समाज बना, ये नया समाज धर्मनिरपेक्ष समाज था। ये नया समाज धर्मनिरपेक्ष समाज था। भौतिक जगत में इहलोक की बात की जाने लगी। परलोक के लौकिक जीवन की ओर जो ध्यान था, उसकी जगह पे इहलोक में ही यथार्थ को देखा जाने लगा। ये कुछ इस काल की। फिर अगला क्वेश्चन आता है, पुनर्जागरण की नवीन दृष्टि मध्यकालीन आदर्शों एवं मूल्यों पर एक प्रकार थी, विवेचना कीजिए। पुनर्जागरण की जो नवीन दृष्टि आई, वो मध्यकाल के जो आदर्श थे और मूल्य थे, उनके ऊपर एक प्रहार था। प्रकार नहीं है, यह प्रहार था। मध्यकालीन आदर्शों एवं मूल्यों पर एक प्रहार था। कैसे था? विवेचना कीजिए। यानी इस कथन को स्पष्ट करना है तो कुछ पॉइंट्स हैं कि पुनर्जागरण के विचार चर्च और ईसाई धर्म का राज्य पर प्रभाव पर प्रहार था। क्योंकि पुनर्जागरण के विचार थे, उन्हें एक और तो मानव मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया और दूसरी ओर राज्य की मुक्ति के मार्ग को। पुनर्जागरण के विचारों के प्रभाव से राज्य के प्रति निष्ठा की भावनाओं को बल मिला, राष्ट्रीयता की भावना के विकास को बल मिला। पुनर्जागरण आया तो राष्ट्रीयता की भावना को बल मिला। इन विचारों से राज्य का विकास हुआ, राज्य की सशक्त स्थिति को बल मिला। यानी इस क्वेश्चन के आंसर में अपने को ये बताना है कि चर्च की सत्ता के कारण कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनका विकास नहीं हो पा रहा था, और जब पुनर्जागरण आया तो उन्हें पूरी व्यवस्था को ही बदल दिया, और वो चीज़ें जो व्यक्ति करना चाहता था लेकिन चर्च की निरंकुश सत्ता की आगे कर नहीं पा रहा था, उन पॉइंट्स को अपने को यहाँ पे बताना है। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट मैंने बताए कि राजनीतिक व्यवस्था संस्थानों पर प्रभाव था, सामाजिक आर्थिक संस्थानों पर प्रभाव था। एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि मानव मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया इसने, राज्य की विकास को, राज्य की सशक्त स्थिति को बल दिया। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स इस क्वेश्चन के आंसर में आ जाएंगे। फिर आता है कोपरनिकस का विज्ञान को क्या योगदान है। तो जैसा कि कोपरनिकस देखिए पोलैंड का एक संत था, पोलैंड का निवासी था, संत था, और 10 वर्ष तक लगभग ये इटली में रहा था। इस समय इसने खगोल शास्त्र का अध्ययन किया और टोलेमी का जो सिद्धांत था उसको इसने चुनौती दी थी, और इसी कारण कोपरनिकस की इस पुस्तक को जला दिया गया था। कोपरनिकस का शिष्य था ब्रूनो। ब्रूनो ने जब इसका समर्थन किया तो उसके खिलाफ मृत्युदंड का आदेश जारी हुआ। कोपरनिकस भाग करके दूसरे देश में चला गया। 7 साल बाद जब इटली लौटा तो उसे जिंदा जला दिया गया। ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। ठीक है, तो मेनली तो इसने टोलेमी का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत को इसने बदला। इसने बताया कि पृथ्वी सहित सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। एक इसकी बुक भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा आप, ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने कोपरनिकस के सिद्धांत की गणितीय पुष्टि की और अपना सिद्धांत दिया। ये क्वेश्चन वैसे 20 शब्द में पूछा जाने वाला है, लेकिन यदि 50 शब्द में पूछा जाए तो इसको कुछ इस तरीके से बताना पड़ेगा कि एक तो कोपरनिकस के सिद्धांत को थोड़ा सा बताना पड़ेगा अपने को, जो भी अपन ऊपर डिस्कस किया है कि टोलेमी के सिद्धांत को चुनौती दी थी। केपलर ने गणितीय पुष्टि की इसकी, ग्रहों की गति का नियम दिया और ग्रहों की गति के नियम के आधार पर कोपरनिकस के सिद्धांत को केपलर ने सही ठहराया। थोड़ा सा केपलर के बारे में बता देना कि केपलर जर्मन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था।
गणित के आधार पर कोpernicus प्रणाली को सिद्ध किया और ग्रहों की गति का नियम दिया। और इसी आधार पर, जिसकी धारणा क्या थी ग्रहों की गति के नियम की, कि ग्रहों की गति गोलाकार है, अब तक ये धारणा थी। लेकिन केपलर ने गणित के प्रयोग से सिद्ध किया कि ग्रहों की गति दीर्घवृत्ताकार होती है, ना कि गोलाकार होती है। तो आपके 50 वर्ड हो जाएंगे इसमें। प्रातः पुनर्जागरण कालीन साहित्य की विशेषताएं बताइए। ये 100 वर्ड्स में भी आता है क्वेश्चन और ये 50 वर्ड्स में भी आता है। पुनर्जागरण कालीन साहित्य की विशेषताएं बताइए। तो पुनर्जागरण कालीन साहित्य की विशेषताएं थी, एक तो देशज भाषा में लिखा गया, बोलचाल की जो आम भाषा थी उसमें साहित्य को लिखा गया, साहित्य की विषय वस्तु बदल गई। अब तो एक तो इसकी भाषा के बारे में बता देंगे अपन, एक तो अपन बता देंगे इसकी भाषा के बारे में, फिर अपन बताएंगे इसकी भाषा शैली, कि साहित्य की शैली, भाषा शैली कैसी थी। फिर इसमें ये बताएंगे कि विषय वस्तु, तो अब विषय वस्तु में क्या बदलाव हो गया। पहले जैसे धार्मिक विषय पर ही साहित्य लिखे जाते थे, अब व्यंग्यात्मक भी लिखे जाने लगे, गद्य पद्य, कविताएं, नाटक, निबंध, इन शैलियों में भी लिखा जाने लगा। तो भाषा कैसी हो गई, देशज भाषा हो गई। भाषा शैली की अपन बात करें तो भाषा शैली में भी परिवर्तन आ गया, यानी विषय वस्तु में परिवर्तन आ गया। साहित्य की जो शैली थी वो व्यंग्यात्मक हो गई, गद्य पद्य, कविताएं, नाटक, निबंध आदि में लिखा जाने लगा। साहित्य अब मानवता प्रधान हो गया, आलोचनावादी हो गया, व्यक्तिवादी हो गया। ये पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस के आंसर लिख करके हमें मेल भी कर सकते हैं। पुनर्जागरण कालीन इटली के 3 महान चित्रकार और उनके चित्रों के नाम बताइए। तो इटली के 3 महान चित्रकार, एक का नाम तो आप जानते हैं जिन्होंने मोनालिसा की कृति बनाई थी, लियोनार्डो दा विंची। विंची गांव का नाम है इनका, लियोनार्डो खुद का नाम है। लियोनार्डो दा विंची, राफेल, माइकल एंजेलो, ये 3 महान चित्रकार हैं। लियोनार्डो दा विंची के चित्र हैं मोनालिसा, लास्ट सपर, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, वर्जिन एंड द चाइल्ड विद एंड सैन। राफेल के चित्रों की अपन बात करें तो कोलोना मेडोना, स्कूल ऑफ एथेंस। माइकल एंजेलो के चित्रों की बात करें अपन तो माइकल एंजेलो का चित्र था द लास्ट जजमेंट, जो छत के ऊपर बनाया गया है, द लास्ट जजमेंट। फॉल ऑफ मैन में मतलब ईसा मसीह के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के काल को चित्रों में दर्शाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है दांते के बारे में बताइए। दांते भी एक महान दार्शनिक, जिसको दांते भी फ्लोरेंस का ही था। दांते, पेट्रार्क, लियोनार्डो दा विंची, ये फ्लोरेंस के हैं। क्वेश्चन पूछता है भी शब्दों में, फ्लोरेंस के प्रमुख विद्वानों के नाम बताइए। तो दांते भी फ्लोरेंस का निवासी था और ये व्यंग्यात्मक शैली में साहित्य लिखता था। और इसने लिखा डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी में जब मृत्यु के बाद में माना जाता है कि आत्मा स्वर्ग में जाएगी, नरक में जाएगी, तो उसके ऊपर इसने व्यंग्यात्मक शैली में लिखा है ये। और एक है इसका द मोनार्का। ये 2 इसके प्रसिद्ध साहित्य हैं। मोनार्का में ये गैर धार्मिक विषयों पर राजा की सर्वोच्चता स्थापित करने पर बल देता है। जो गैर धार्मिक विषय हैं उन पर राजा की सर्वोच्चता स्थापित करने पर बल देता है। इसे इटालियन कविता का जनक कहा जाता है। दांते को इटालियन कविता का जनक कहा जाता है। आगे आइए, फ्रांसिस्को पेट्रार्क भी फ्लोरेंस का निवासी है। पेट्रार्क को पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, मानववाद का जनक कहा जाता है। दोनों का जनक पेट्रार्क को ही कहा जाता है। पेट्रार्क एक मानववादी के रूप में वर्णन कीजिए। तो पेट्रार्क को मानववाद का जनक कहा जाता है, पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। पेट्रार्क के पिता दांते के मित्र थे। जो ये दांते हैं इसके मित्र थे पेट्रार्क के पिता। और पेट्रार्क के द्वारा लिखित ग्रंथों में एक गीत लिखा है जिसका हिंदी में तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, एप्रिय नामक गीत लिखा है। और पेट्रार्क ने कविताओं में सोनेट्स लिखना, 14 पंक्तियां लिखता था जिनको सोनेट्स कहा जाने लगा।
यानी कोई भी कविता वगैरह लिखनी होती थी तो 14 पंक्तियों में लिखता था ये, और 14 पंक्तियों में जो पद्यात्मक शैली इसने लिखना चालू किया उनको सोनेट्स कहा जाने लगा, सोनेट, और ये फेमस हो गई, आज भी इनको सोनेट्स ही कहा जाता है। तो सोनेट्स लिखना प्रारंभ किया इसने, और फैमिलियर लेटर्स जिसे प्राचीन विद्वानों को संबोधित किया है। तो एक बुक है इसकी फैमिलियर लेटर्स। फैमिलियर लेटर्स में इसने प्राचीन विद्वानों जैसे सिसरो, वर्जिल, होरेस आदि को संबोधित किया है, उसमें उनके बारे में बताया है। इसने प्राचीन रोमन और यूनानी पांडुलिपियों को भी संग्रहित किया है। आधुनिक पुस्तकालयों की स्थापना की है पेट्रार्क ने। फिर अपन बात करते हैं आगे मैकियावली। मैकियावली मेनली राजनीतिक विचारक है और यथार्थवादी राजनीति के बारे में बताता है ये। मैकियावली यथार्थता की बात करता है कि राजा को, एक कोटेशन आती है इसकी बुक में द प्रिंस में, कि राजा को शेर की तरह तेज होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, शेर की तरह बहादुर होना चाहिए और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। इसकी कोटेशन आती है। द प्रिंस इसकी बुक थी। मेनली राजनीतिक विचारक है, इटली का ही है और ये भी फ्लोरेंस का ही निवासी था मैकियावली भी। प्रसिद्ध बुक इसकी द प्रिंस है। फिर आगे चलते हैं अपन जेफरी चौसर। जेफरी चौसर ब्रिटेन का है, ब्रिटिश विद्वान है जेफरी चौसर, और अंग्रेजी कविता का जनक कहा जाता है जेफरी चौसर को। इसकी प्रसिद्ध बुक का नाम है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स में कैंटरबरी नाम स्थान पर सेंट थॉमस नामक तीर्थ की यात्रा करने वाले 30 यात्रियों का वर्णन किया है। इसकी जो बुक है कैंटरबरी टेल्स, उसमें क्या है कि कैंटरबरी नामक स्थान है, यहाँ पर सेंट थॉमस नामक एक तीर्थ स्थल है जिस पर 30 यात्रियों का वर्णन किया गया है। चौसर बाकेचियो से प्रभावित था। चौसर था ये बाकेचियो से प्रभावित था। इस श्रेणी में अपन अंतिम क्वेश्चन देखते हैं फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन का विज्ञान के विकास में योगदान बताइए। ये अंग्रेजी साहित्यकार था फ्रांसिस बेकन, और इसके प्रमुख ग्रंथ है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, द न्यू अटलांटिस। जो द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है इसमें इसने प्रकृति के अध्ययन पर बल दिया है, और द न्यू अटलांटिस में इसने विज्ञान के अध्ययन पर बल दिया है। इसे आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। फ्रांसिस बेकन को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसने कहा है, इसकी कोटेशन है, इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। इसने अनेक निबंध लिखे हैं जिससे स्टडीज कन्वेलेसनेस, ऐसे कुछ निबंध लिखे इसने। थैंक यू। तो 6 क्वेश्चन है 100 वर्ड्स के, अपन आगे देखेंगे। और भी क्वेश्चन आपके पास में आते जाएंगे आगे आने वाले टाइम में, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक्स।